तो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहिए चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे ई लिख करके ऊपर जीरो लगा देते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होते क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, देखो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, किसी धात्विक क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जैसे मान लीजिए ये धात की क्षण है और उसके किसी लवण के विलयन में, यानी धात के लवण का जलीय विलयन, यानी धात की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो धात की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो हमने आपको जो है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया है, लेकिन अब यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो मानक, देखो नाम ही लिखा है मानक, तो मानक का मतलब ये होता है कि कोई न कोई मानक माना गया हो, और उस मानक के अनुसार जो है जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको एक मानक के हिसाब से रखा जाए। जैसे कि पहली बात तो जो प्रोसेस करा रहे हो वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होना चाहिए। जो आप इलेक्ट्रोड विभव बता रहे हो वो कैसा होना चाहिए? हमारा टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होना चाहिए। और किसी धात की क्षण को, तो धात की क्षण इसमें भी वही होगा, यानी जब किसी धात की क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, यानी जो हमारा जो विलयन होता है वो कैसा होता है? 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन होना चाहिए। 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन होना चाहिए, यानी जो धातु हमारी होती है और जो विलयन होता है के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, हम मानक माने हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है। कितने में डुबोया जाता है? 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई मानक इलेक्ट्रोड विभव। आप इस डायग्राम के माध्यम से जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझ सकते हैं। बात समझ में आई? देखो, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में बस केवल अंतर इतना है कि इलेक्ट्रोड विभव में कोई ये नहीं बताया गया कि हमारी जो धातु की क्षण है वो किस प्रकार के विलयन में डुबोया जाता है। बस केवल इतना कह दिया जाता है कि धातु की क्षण को हम किसी भी विलयन में डुबोते हैं तो किसी मतलब जैसी धातु होती है वैसी प्रकार का विलयन होता है। ये नहीं बताया जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर। भाई इसमें अंतर यही है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, और जो विलयन हमारा लिया गया है 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता का, जो हमारा आयन सांद्रता का ये हमारा विलयन होता है। और इसमें भाई उसमें भी डुबोते हैं तो धातु और आयन के मध्य जो है विभवांतर स्थापित होता है, इसमें भी डुबोएंगे तो इसमें भी धातु और आयन के मध्य विभवांतर स्थापित होता है। इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको पता चल गया होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। अब जो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। भाई जो मानक धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इससे ये पता चलता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन उसके त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव से पता चलता है कि धातु कितना जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसको त्याग करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और एक चीज जाने रहिएगा, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की तुलना मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से किया जाता है। भाई जो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव जो हमें निकालना होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा ही ज्ञात किया।
जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए ये जिंक है, तो ये जो है ZnSO4 के विलयन में डुबो के बनाया गया होगा, और वो कैसा होगा, 1m होगा, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोएगा। इसी तरीके से मान लीजिए Ag है, तो AgNO3 के विलयन में डुबोया गया होगा, वो भी 1 मोलर धातु आयन के सांद्रता में होगा। इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर सल्फेट के 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता में डुबोया गया होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न विभवांतर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। भाई हमने कहा कि Zn है, Zn को ZnSO4 के विलयन में डुबाया गया होगा, वो भी 1 मोलर धातु आयन के सांद्रता में। इसी तरीके से Ag अगर मान लीजिए आप डुबो रहे हो, तो AgNO3 के विलयन में 1 मोलर धातु आयन सांद्रता में डुबोगे। और कॉपर है मान लीजिए, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोगे। तो ये सब जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा गया है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव खूब पूछे गए हैं एग्जाम में। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या होते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल भी खूब पूछा गया है। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध होता है, इसे हम दूसरे नाम से नरेस्ट समीकरण से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में निम्न संबंध होता है। भाई 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उनमें निम्न संबंध होता है। तो संबंध आपका माना इलेक्ट्रोड क्रिया कह सकते हैं या आप क्रिया कह सकते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए Mn प्लस चार्ज हमारे पास है, तो हमने जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो ये M में जो है परिवर्तित हो जाएगा। और ये अगर ये सॉलिड हो जाएगा, मान लीजिए अगर सॉलिड हो जाता है, जैसे Mn प्लस चार्ज में था, N इलेक्ट्रॉन लिया, तो M में ये चेंज हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया है। भाई Mn प्लस चार्ज N इलेक्ट्रॉन्स लिया, M में चेंज हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रोड की अर्ध अपक्रिया है। तो अब इस इलेक्ट्रोड अपक्रिया पर हम जर्मन वैज्ञानिक नरेस्ट के अनुसार, यानी जो ये इलेक्ट्रोड अपक्रिया है, इस पर हम जर्मन वैज्ञानिक नरेस्ट का समीकरण बताएं। इसका जो फार्मूला बनेगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। यानी जो जर्मन वैज्ञानिक नरेस्ट है, इन्होंने इस अर्ध इलेक्ट्रोड पर जो है, इन्होंने अपना जो समीकरण दिया है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10। ऑक्सीकृत अवस्था जो है यहाँ पे Mn प्लस चार्ज है और अपचयित अवस्था जो है यम है। ये आपका हो गया। अब यहां पर चूंकि ये सॉलिड है, परंतु ठोसों की मोलर सांद्रता 1 मोल लेने पर, यानी जो ठोस होते हैं उनकी मोलर सांद्रता 1 ली जाती है। तो यही फार्मूला हमारा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF
log base 10, ये आ जाएगा Mn+4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में जहां E बराबर क्या है, E बराबर आप जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव जो कि वोल्ट में लिया जाएगा। किसमें लिया जाएगा, वोल्ट में होता है, ठीक है। इसी प्रकार E0 क्या है, आप जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ये भी वोल्ट में ही मापा जाता है, ठीक। इसी तरीके से R बराबर यहां पे दिया रखा है, ये जो R है ये है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक है, ठीक। और आपका T दे रखा है, ये है परमताप, क्या है, परमताप। और क्या दे रखा है, N, स्मॉल n दे रखा है, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो स्मॉल n दे रखा है वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसी तरीके से F लिखा है, ये फैराडे है, फैराडे नियतांक है, इसकी वैल्यू जो होती है 96,500 कूलाम होता है। समझ में आई बात कि नहीं। और एक चीज लिखा है Mn+4, Mn+4 धातु के आयनों की मोलरता है, धातु के आयनों की मोलरता। तो इतना समझ में आ गया। तो ये समीकरण जो है हमारा, ये सब जो है नरेस्ट समीकरण कहलाता है। एग्जाम में जो है नरेस्ट समीकरण बहुत पूछा गया है, तो ये नरेस्ट समीकरण आप तैयार कर लीजिएगा। E बराबर E0 -2.303 RT/NF log base 10 Mn+4। Mn+4 कब होगा, जब यहाँ पर ये सॉलिड होगा। अगर सॉलिड नहीं है तो आपका E बराबर E0 -2.303 RT/NF log base 10 Mn+4 होगा ऑक्सीकृत अवस्था, और फिर M जो होगा अपचयित अवस्था होगा। समझ में आ गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो नरेस्ट समीकरण से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है रेडॉक्स विभव, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम है रेडॉक्स, तो रेडॉक्स आप जानते हैं, रेडॉक्स शब्द कहाँ यूज करते हैं, आप जानते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखो ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण क्या होते हैं, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई जो है अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसी तरीके से अपचयन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो कोई भी परमाणु या आयन जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करता है, भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन अभिक्रिया होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं धन आयन बनाते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना जाने रहेगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो बात है रेडॉक्स अभिक्रिया की, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें एक चीज और जाने रहेगा, अकेली ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या अकेली अपचयन की अभिक्रिया नहीं होती है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। तो ये तो बात थी रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमें क्या पढ़ना है, रेडॉक्स विभव का पढ़ना है।
हमें यहाँ क्या जानना है, रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो देखो जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया होती है सेम उसी तरीके से रेडॉक्स विभव होता है, बस अभिक्रिया की जगह पे हमें विभव लगा देना है। तो इसको आप ऐसा बता सकते हैं कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो इसके विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। बात समझ में आएगी नहीं भाई। जिस सेल में हम क्या भाई विभव कहाँ बताओगे, कोई ना कोई सेल ही लोगे, सेल में ही बताओगे। तो जिस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं यानी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसमें जो विभव होता है उसे हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीकारक और इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये बन जाएगा अपचायक। भाई ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकरण का अपोजिट है, माने जिसका अपचयन हो रहा होगा वो ऑक्सीकारक होता है, अपचायक जो ऑक्सीकृत हो रहा होगा वो अपचायक होता है। तो अब इस समीकरण का यानी अगर हम रेडॉक्स विभव की गणना निम्न समीकरण द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो नरस्त समीकरण बनेगा E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपान NF log base 10 OXD यानी ये ऑक्सीडाइज और RED। भाई OXD ऑक्सीकारक के लिए प्रयोग किया गया है और RED अपचायक के लिए प्रयोग किया गया है। इस समीकरण द्वारा हम जो है भाई रेडॉक्स विभव की गणना जो है कर सकते हैं, जहां E बराबर सेल का विभव है यानी जो E दिया है वो सेल का विभव है, E0 बराबर रेडॉक्स विभव है और आपको OXD दिख रहा होगा। OXD ये ऑक्सीकारक की सांद्रता है और आपको RED दिख रहा होगा ये नीचे, ये अपचायक की सांद्रता है और आपको N दिख रहा होगा। ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो रेडॉक्स विभव का ये हमारा समीकरण बनता है, नरस्त समीकरण। तो इस तरीके से रेडॉक्स विभव ज्ञात किया जाता है, यानी जिस सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसमें जो विभव उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा रेडॉक्स विभव का फार्मूला। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे।